नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या ऐसा पोर्टफोलियो बनाना संभव है जहां आपको बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में निवेश का मौका भी मिले, बाजार के जोखिम का कम असर भी पड़े और साथ ही निवेश में फ्लेक्सिबिलिटी का भी फायदा हो? ऐसा निवेश कैसा हो सकता है, हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे और कैसे आप अपने निवेश में कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो को समझ सकते हैं, कैसे उसको बांट सकते हैं और इसमें आपको कितने कितने फंड शामिल करने चाहिए। इस पर होने वाली आज खास चर्चा। हमारे साथ अभी जो खास मेहमान शो में जुड़ चुके हैं उनका परिचय करा दे। पहले ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में आज। और आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि समझने और जानने की कोशिश करेंगे हम कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को ऑल वेदर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऑल वेदर पोर्टफोलियो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा पोर्टफोलियो जो कि बाजार के हर एक हाल में, बाजार की हर एक चाल में आपको मुनाफा कमा के दे या फिर कम से कम नुकसान में ना रखे। अब क्या एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना संभव भी है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले पंकज जी मुझे एक बात बताइए, जब एक वॉलेटिलिटी हम बाजार में देखते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव का जब दौर शुरू होता है, बाजार ऑल टाइम हाई पर या फिर बाजार करेक्शन के मोड में आता है, इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि बाजार में अगर इतना उतार चढ़ाव है क्या उन्हें भी नुकसान होगा ही होगा, तो बाजार की हर एक मूवमेंट पर इन्वेस्टमेंट जो है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे बदलता है? बिल्कुल। हाँ, थैंक यू स्वाति। देखिए, आपने सवाल पूछा कि वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, ये तो एक मार्केट का नेचर है। स्पेशली हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव ये एक हमेशा बना रहता है, इसकी संभावना रहती है। दो चीजें हैं, एक तो लंबे वक्त के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय में कितनी भी बार मार्केट में गिरावट आएगी, बट ये उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट जहां पर आज है आज से 10 साल के बाद में उससे ऊपर होगा। बीच में चाहे वो कितनी बार नीचे ऊपर रहे, तो लंबे वक्त में इसमें सुधार आने की पूरी उम्मीद रहती है। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन और असेट एलोकेशन, क्योंकि हमारे पास अलग अलग असेट क्लासेस होते हैं और हम अगर इक्विटी और डेट की भी बात करें तो यहां पर इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद होती है, पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होता है। वहीं डेट में ये उतार चढ़ाव का जो जोखिम होता है थोड़ा कम होता है, यहां पर स्टेबिलिटी रहती है। तो इस हिसाब से यदि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन होगा तो आपको ये रिस्क थोड़ा कम होगा आपके लिए। और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन, एक ही तरह के सेक्टर्स में या एक ही तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आपके पोर्टफोलियो में या आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उससे भी इस तरह का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से या जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से उस सेक्टर पे अगर दबाव पड़ता है तो उसका असर आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पर दिखाई देगा। लेकिन यदि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो यदि एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो बाकी सेक्टर्स संभाल लेंगे स्थिति को और आपको ये जोखिम कम महसूस होगा और बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद आप कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी परिचय करा देते हैं आपको। आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी के एमडी एंड सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन हमारे साथ हैं। बालाजी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु में। हम आपके शो में शामिल होने से पहले पंकज जी से मार्केट वॉलेटिलिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल हर किसी के मुंह पे अनिश्चित बाजार की चर्चा बहुत ज्यादा है और इसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पर कैसा पड़ रहा है। और शायद पिछले 2 साल में जितनी वॉलेटिलिटी हमने बाजार में देखी है, कई जो निवेशक इस दौरान मार्केट में शामिल हुए हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको लगा कि क्या ये सही टाइम था मार्केट में एंटर करने का। मैं आपसे आपका व्यू जानना चाहूंगी, इस वॉलेटाइल बाजार में अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या मौका आपको नजर आता है? मार्केट में तो हमेशा मौका रहते हैं। आपको समय के हिसाब से वो मौका देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो आज के दिन पे जो इंडिया का परफॉर्मेंस आ रहा है एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू दी ग्लोबल इकोनॉमिक्स। अब कोई भी आप देश में वर्ल्ड इकोनॉमी देखते हैं, सबका अलग अलग दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली। इस हिसाब से इन्फ्लेशन इज हर्टिंग एवरीवन इन ग्लोबल मार्केट।
इंडिया इज वन कंट्री मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली। एक तो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस अभी भी उम्मीद है। सेकंड इज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं बट नॉट उतना उतना जोर से जो यूएस में बढ़ा रहे हैं उतना नहीं कर रहे हैं। और तीसरा है एक्चुअली द गवर्नमेंट का जो सॉलिड रिफॉर्म जो कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली इज गिविंग इंडिया ए डिफरेंट फुटिंग कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट, अगर आप कोई भी देश में चेक करेंगे। सेकेंड, मार्केट का वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मनी जो आते हैं ओवरसीज विल हैव एन इम्पैक्ट इन इंडियन मार्केट। दूसरा एक अच्छा हुआ एक्चुअली अपना देश के लिए, जो डोमेस्टिक सेविंग्स से पहले इक्विटी में उतना निवेश नहीं होते थे, इन्वेस्ट नहीं होते थे। अभी आज के दिन पे डोमेस्टिक सेविंग्स का जो बढ़ते बढ़ते थे कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक्चुअली, तो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, ये सब मिलके देखते हैं इंक्रीजिंगली वी आर सीइंग मोर पार्टिसिपेशन। उसके वजह से भी अपना मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ा कम है एक्चुअली कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। सो इन्वेस्टर्स के हिसाब से वॉलेटिलिटी शुड बी ट्रीटेड एज अ यूजुअल थिंग्स, इट्स एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। दूसरा है कि समय के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, 1 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 2 महीने इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर समय के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे, वॉलेटिलिटी शुड बी सीन एज समथिंग पॉजिटिव, वेदर इज ग्लोबल वॉलेटिलिटी और डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी। फाइनली मार्केट का जो परफॉर्मेंस जो दिखते हैं, दैट कम्स ऑन द बेस ऑफ दी जो रिटर्न कभी भी मार्केट में एक्सेस आई जाते हैं एड ऑफ टाइम, उसके बाद जो थोड़ा महीने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, थोड़ा करेक्शन पीरियड होगा, वो समझ के इन्वेस्टर्स को निवेश करना पड़ेगा। दैट्स समथिंग यू मस्ट कीप इन माइंड। देखो जो मौका जो मिलते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर बाय एनीबॉडी, बट ओनली द वे दी कन्विक्शन कैन कम इन द मार्केट। जो हिसाब से अपना जो मार्केट का जो मोहम जो चलते जा रहे हैं, वो बेसिस पे ही अपने को बिल्ड करना पड़ेगा। Rightly said, बालाजी। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो शायद बहुत ही स्वीट स्पॉट में हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे जरिए के जरिए निवेशित हैं जहां पर आप अलग अलग ढंग से बाजार की अनिश्चितता या मार्केट वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पंकज जी, आपने शुरुआत में एसेट एलोकेशन की बात की, डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश हमारी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन और सही एसेट एलोकेशन से रहती है। लेकिन कई बार इस पूरी प्रक्रिया में निवेशक अपने पोर्टफोलियो में हर वो चीज़ शामिल कर लेना चाहते हैं जिससे कि उन पर बाजार की वॉलेटिलिटी का कम से कम असर पड़े। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फंड, एक फंड ऐसा है जिसमें उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए, एक फंड ऐसा डाल देंगे जहां से कम बाजार की वॉलेटिलिटी से उनको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, एक फंड ऐसा जहां पर थोड़ा सा वो सिक्योर्ड और ज़्यादा है। तो वो हर एक फ्लेवर का एक फंड डालना चाहते हैं। सवाल ये है कि हाउ मच इज टू मच, कितने फंड किसी पोर्टफोलियो में होने चाहिए, सही मात्रा क्या है, वो सही फंड कौन से हैं? बिल्कुल स्वाति, हमने भी बात की डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की, लेकिन वॉलेटिलिटी के लिए अगर आपको उसको कम करना है, उसके असर को या उसका फायदा उठाना है, तो हम जब स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी हमें फायदा मिलता है। क्योंकि यदि आप SIP STP कर रहे हैं लंबे वक्त के लिए, तो जब मार्केट में गिरावट होगी तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती हैं, जिससे लंबे वक्त में आपको फायदा होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के साथ साथ स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना ये और भी एक अच्छा उपाय है। अब आते हैं इस सवाल पर कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स पोर्टफोलियो में इकट्ठा हो जाती है। मैं सही आपको कहूं, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डेट में भी आपके पास 16 कैटेगरीज हैं यहाँ पर अवेलेबल। इसी तरह से इक्विटी में आपके पास में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन यदि निवेशक को शुरुआत में इन्वेस्ट करना हो तो आपका काम बहुत कम से चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एसेट एलोकेशन करना है जहां पर इक्विटी और डेट दोनों हो, तो हाइब्रिड में, और वो भी स्पेशली बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है, ये बहुत ही अच्छी है। नए निवेशक लार्ज कैप से शुरुआत करें, वो एक अच्छा विकल्प है। और साथ ही यदि आप ये चाहते हैं कि इक्विटी में भी आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स हो, लेकिन किस वक्त पर कौन सा मार्केट कैप अच्छा परफॉर्म करेगा या कहां पर ज्यादा जोखिम दिखाई दे रहा है, ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना है, तो आप ये सब छोड़ दें फंड मैनेजर के ऊपर, और फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। ये स्वाति में बताऊं आपको कि मैं इसमें बात करूं क्योंकि बाला सर हमारे साथ हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ ने जैसा मुझे मालूम है कि एक इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है प्रो पोर्टफोलियो के नाम से।
तो यदि बाला सर से आप जानना चाहेंगे इस पर, तो मुझे लगता है कि वो और विस्तार से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, मैं इसी पर आ रही थी, क्योंकि जब हमसे निवेशक सवाल पूछते हैं, और ये हमेशा से पूछे जाने वाला सवाल है बालाजी, कि किस तरीके का पोर्टफोलियो बने जिसमें एक रिटर्न भी अच्छा हो, रिस्क कम करने का फैक्टर भी हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। क्या हर किसी का मिश्रण कम से कम फंड के जरिए कोई एक इन्वेस्टर हासिल कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि क्या एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो जैसी नाम की कोई चीज है, क्या इसको अचीव किया जा सकता है? नहीं, ये आपको हमेशा ये सवाल हमेशा रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन है, और पोर्टफोलियो भी उनका अच्छी तरफ से बिल्ड करना चाहिए। तीसरा है, उनका समय के लिए भी इन्वेस्ट करना है, ये भी होना चाहिए। राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन में होना चाहिए। ये हम लोग जो रिसर्च के बाद जो इन्वेस्टर एजुकेशन हमेशा आज वाला साल म्यूचुअल फंड भी कैरी आउट किया है, एक्चुअली म्यूचुअल फंड में कैरी आउट किया है, स्पेशली मेकिंग SIP STP way of investing as a way of investing in mutual fund. We came out with the idea which called pro investing. Pro investing कैसे होते हैं? मनी मैनेजर्स का हमेशा पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनके लिए कोर पोर्टफोलियो एक बनाते हैं, दूसरा एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाते हैं। कोई भी पोर्टफोलियो आप देखते हैं, मनी मैनेजर हमेशा कोर पोर्टफोलियो बनाते हैं, दैट समथिंग इज बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर वही कॉन्सेप्ट में फॉर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर बनाना है, somebody is coming actually the first time investors, or maybe the investors who have been investing in the market, but उनको लिए भी अगर कोर के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो बनाना है, so naturally he will actually go for companies which are large companies. The companies are built for multiple generation, and they'll come for multiple generations, and which comes actually the companies becoming bigger and bigger and the leader in the respective industries, which comes in the naturally the part of the large cap companies, frontline companies. सेकेंड, जो पंकज ने बताया था, एक्चुअली मार्केट में हमेशा एक सवाल उठता रहता है सबको, मेरे को मिड कैप में डालना है, लार्ज कैप में डालना है, मल्टी कैप में डालना है, और स्मॉल कैप में डालना है। ये क्यों आते हैं? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट टेंड टू परफॉर्म रिवॉर्ड व्हेन मार्केट कैप ऑफ द सेगमेंट हायर देन द अदर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट में एकदम तेजी का मोहम आ जाते हैं, तो नेचुरली द मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज टेंड टू परफॉर्म बेटर देन द large cap companies. So that is why I think the flexi cap. As an investor, can I do actually that call, which is very difficult to take that call, because money manager will apply these principles, कौन सा segment of the market में invest करना है, which called flexi cap fund. Then तीसरा एक सवाल एक्चुअली हर जन में होता है, मार्केट में आज के दिन पे वैल्यूएशन ज्यादा है, इक्विटी कम करूं ज्यादा रखूं, वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, इक्विटी में कितना बढ़ाना है, ये हमेशा एक सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि उनका सबको एक टाइमिंग करना है मार्केट को, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी मार्केट में उनका निवेश करना है, therefore asset allocation करना है. This also there is a fund which has come, it's called balance advantage fund, which take care of the valuation related impact basis में उनको portfolio allocation equity में ऊपर नीचे करते रहते हैं. Therefore from investors point of view, अगर तीनों स्कीम्स का अगर pro portfolio के हिसाब से और pro investing के concept के हिसाब से अगर करेंगे, yeah, some portion of the money will go into the frontline companies which are largely for large cap companies to invest for long term. Second, some portion of the funds can actually go to the flexi cap fund, which actually takes into account which market cap the money manager will keep investing depending upon market का view जो आते हैं. तो तीसरा एक actually that market के ऊपर नीचे valuation के हिसाब से जो ऊपर नीचे करना equity का, that comes to the balance advantage fund. Therefore, you have to create a combo of portfolio. We can choose any one among this, or you can choose a combo of portfolio among these three and keep this as a core portfolio. So ultimately, most of the success will come on the basis of selection of core portfolio, that we keep it for the longer term savings, irrespective of the market fluctuations, which I just mentioned about जो सवाल जो सबको उठते हैं, actually there are those three lines that get addressed to the pro investing. So that is what we said as a fund house, that while you make investment in SIP and STP, आपका core portfolio बनाना म्यूचुअल फंड में longer term के हिसाब से वो भी जरूरी है, आपको गोल के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना भी जरूरी है. तीसरा है एक्चुअली टेकिंग अ ऑन वेरियस जो सवाल उठते रह रहे हैं, which I just mentioned earlier, वो सवाल के लिए भी सॉल्यूशन निकाल के ये प्रो इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जो बनाया था. In fact, this has been done only keeping in mind to make the job of each of the investors, given the fact mutual fund में product offering both है, each fund house will have anywhere between 20-25 funds offering, उसमें से core portfolio कैसे बनाना है is something we as a fund house took the initiative of as part of the investor education. In fact, this is being received quite well as to how one should go about constructing portfolio within the mutual fund space.
इंटरेस्टिंग बाला सर, आपने बोला कि कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा लगभग जैसे तीन कैटेगरी, तीन फंड से आप क्रिएट कर सकते हैं। लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, बैलेंस एडवांटेज जैसे हैं। तो वो एक कोर पोर्टफोलियो में लॉन्गर टर्म के लिए एक छोटा बुके ऑफ आपने एक अपना कोर पोर्टफोलियो बनाया। लॉन्गर टर्म के लिए, ना सिर्फ अच्छे रिटर्न के लिए बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी विद इन मार्केट कैप के लिए जो कि फ्लेक्सी कैप करता है, और एक मार्केट वॉलिटिलिटी से बचाव के लिए अगेन बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा चॉइस आपके कोर पोर्टफोलियो में इस प्रो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना सकते हैं। आपने कोर पोर्टफोलियो का जिक्र किया और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी होता है। हमारे साथ कई ऐसे दर्शक जुड़ते हैं जो कि नए निवेशक हैं और जो समझना चाहते हैं कि ये होते क्या है और उनका मकसद और पर्पस क्या होता है। इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे और नए निवेशक को अपने पोर्टफोलियो के लिए और क्या क्या सोचना चाहिए तैयार करने से पहले, उस पर भी जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी के एमडी एंड सीईओ ए बालासुब्रमण्यन और पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, अभी कुछ देर पहले बाला सर ने कोर पोर्टफोलियो बनाने का एक तरीका हमारे दर्शकों को बताया, कैसे आप कम से कम फंड्स में एक बेहतरीन पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे नए निवेशक और नए दर्शकों की जानकारी के लिए किसी भी पोर्टफोलियो में, किसी भी निवेश में एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो, वो क्या काम करता है? बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा कि किसी भी निवेशक को दो पोर्टफोलियो क्रिएट करने चाहिए। अब कोर पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली हम हमेशा बात करते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो आप गोल सेट करते हैं लॉन्ग टर्म में और आप उम्मीद करते हैं कि 12 to 14% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यदि आपको मिले तो आप अपना उस हिसाब से गोल्स जो है उन्हें अचीव कर लेंगे। लेकिन बीच बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। कई बार किसी सेक्टर्स में, किसी थीम में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। ऐसा होता है कि यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट 12%, 13% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, तो कोई एक सेक्टर या एक थीम बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकती है उस टाइम पर। उसी तरह से हम देखें यदि मार्केट कैप के हिसाब से, तो किसी वक्त पर स्मॉल कैप में या मिड कैप में रैली होती है। तो यदि आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने कोर पोर्टफोलियो के साथ साथ आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाते हैं जहां पर आपको समय समय पर बदलाव करना होता है। यानी कि आपने जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया वहां पर आपने चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज कैप हो, उस तरह से आपने अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीच बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, उसके आधार पर आप समय समय पर एक पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं और अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो कभी आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कभी लगता है कि फार्मा में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कभी स्मॉल कैप में है। तो उस हिसाब से आप अलग से एक पोर्टफोलियो बनाकर वहां पर एग्रेसिवली और एक्टिवली उसे मैनेज करते हैं। ओके, तो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया। बाला सर, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अभी बाजार के इस साइकिल में, जो भी हम बाजार का एक एनवायरनमेंट और मूड और माहौल देख रहे हैं, आप उनको सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाजार से जुड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि लोगों की रुचि म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रही है। रिकॉर्ड नंबर डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। दैट मीन्स लोग निवेश को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही नंबर में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। अभी एक नए निवेशक के लिए इस टाइम पर जो बाजार के इस करंट स्टेटस में वो शामिल हो रहा है, उनको अभी किन बातों का ध्यान में रखकर अभी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए? एक तरफ से अगर कोई नया इन्वेस्टर है, उनको मार्केट में निवेश करना है, वो समय के हिसाब से ये प्रो इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनको जो गोल जो है लॉन्गर टर्म के हिसाब से जो है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म हिसाब से है, that's something you must keep equity as one of your primary component of your investment from a longer term point of view. Having said that, आज के दिन पे I think if you look at somebody has already made huge investments in equity, और उनका असल allocations का भी याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि जो पहले जो इंटरेस्ट रेट चलता था अपना देश में, used to be somewhere around गवर्नमेंट का बॉन्ड yields about 6.5%, आज के दिन में 7.5% हो गया है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से almost we are seeing close to about 8% kind of raise that we are seeing. Globally also interest rates have gone up. So उसमें आपको हमेशा the fixed income schemes में लास्ट 2 साल से बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे था।
उसका वजह से जो मार्केट में जो पूरा लिक्विड में निवेश हो रहे थे, दैट्स समथिंग आई थिंक वन मस्ट आल्सो कीप इन पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी पोर्टफोलियो। फिक्स्ड इनकम स्कीम्स का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ये द मनी इज एक्चुअली फॉर 3 to 5 years period. That's something one should keep in mind. But from the bigger picture point of view, अगर 5 साल 10 साल और beyond that if you have to make investment, I think current market volatility में clearly equity is something, अगर lump sum डालना है और STP के हिसाब से डालना है और SIP STP के हिसाब से डालना है, मेरे हिसाब से one should actually step up their SIP and STP kind of investment, क्योंकि market का view on the longer term basis बहुत positive है। आज के दिन पे वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, अनसर्टेनिटी जो ज्यादा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जा रहा है, इसके लिए मैं फिक्स्ड इनकम स्कीम्स पर सजेस्ट कर रहा था। बट अदरवाइज जो लार्जर कंपाउंड पोर्टफोलियो आपका वेल्थ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, दैट यू मस्ट बिल्ड इट थ्रू द एसटीपी एंड एसआईपी मॉडल, व्हिच इज द कन्वेंशनल ट्रस्टेड मॉडल फॉर बिल्डिंग इक्विटी। अगर नया इन्वेस्टर है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, ये कन्वेंशनल मॉडल में कभी डिबेट करके कुछ काम नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इन द लॉन्ग रन विल डिलीवर their nominal GDP plus 1 or 2% higher return. एब्सोल्युटली। और बाला सर, मतलब कौन से कैटेगरीज में आपने एक प्रो इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर हमसे चर्चा की और जिसमें फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड का आपने जिक्र किया। यू थिंक जब हम एक जब पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो बनाने की यहाँ पर बात हो रही है, इनके एलोकेशन में एलोकेशन इन्वेस्टर के अपने रिस्क एपेटाइट और कुछ और पैरामीटर्स के हिसाब से घटता और बढ़ाया जा सकता है? ये मैं आपसे थोड़ा एलोकेशन के हिसाब से समझना चाहूंगी, एक्सपोजर विद इन कोर पोर्टफोलियो इन 3 कैटेगरी ऑफ फंड्स के बीच। बेसिकली जो एक तो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो का जो नेचर जो है, सेकेंड इज लॉन्गर टर्म मार्केट में विच how the different market cap of the market does perform differently, and third is keeping in mind the risk appetite of the investors, ज्यादा रिस्क लेने की ताकत नहीं है, at the same time I want to remain equity, which is a balance of different, तीनों मिलके आप देखते हैं। Clearly we came with the idea that 25% of the allocation of 100 rupees assuming I put in this core portfolio, so 25% should go to the large cap funds, roughly about 40 to 50% should go to the flexi cap, then balance 28 to 30% should go to the balance advantage fund. This is the actually combination takes care of the portfolio allocation or creating core portfolio only in that time. This in addition to that, जो पंकज ने बताया था, especially satellite portfolio, taking into account various emerging trend. There is some period where the small and mid cap size companies will do far better than the large market, and that's I think period of high growth period. In addition to the thematic funds which talked about, sectoral funds such as banking fund or infrastructure fund, those things comes as part of the thematic that actually falls outside the core portfolio we are creating. I think within the core portfolio, it should be 25 large cap, 50 in flexi cap, and roughly 25 in the balance advantage fund. ओके, तो एक कोर पोर्टफोलियो का जो एक फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए थ्रू प्रो इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये मिस्टर बाला सुब्रमण्यन ने हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया। तो बेसिकली पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड होने चाहिए, आपको कैसे मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाव के लिए एक लॉन्गर टर्म अच्छे रिटर्न के लिए अपने कोर पोर्टफोलियो को सेट करना चाहिए, ये हमने काफ़ी हद तक आज सीखा हमारे दोनों एक्सपर्ट से, मिस्टर ए बाला सुब्रमण्यन आपका और साथ ही मिस्टर पंकज मटपाल आपका भी बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज मनी गुरु के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।